जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं इतिहास की। ठीक है, और ये इतिहास की पहली क्लास होने वाली है और जो हमारा डिस्कशन है वो ऐतिहासिक स्रोत पर ही होने वाला है, क्योंकि हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। आखिरकार ये इतिहास बना कैसे और इतिहास क्या कहलाता है, ठीक है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये आपके बेटा प्राचीन भारत के अंतर्गत आने वाली क्लास है, ठीक है, और इसमें हम जानेंगे प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में। उससे पहले मैं सबसे पहले आपको इतिहास के बारे में बताता हूँ। इतिहास क्या है? इतिहास क्या, ये लिखा है, इसे आप अभी छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिए कुछ लिखा हुआ है। अभी मैं इसको पूरा डिटेल करूंगा। दूसरी बात, मेरा चेहरा हो सकता है साफ न दिखे, क्योंकि मैंने फ्रेम रेट बढ़ाया हुआ है, इसलिए जिससे कि बोर्ड में जो लिखा है ना ये तो मैं साफ साफ नजर आए, ठीक है, इसलिए मैनेज कर लेना। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, इतिहास क्या है। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, चाहे हम देश की बात करें, विदेश की बात करें, मतलब क्षेत्रीय स्तर पर या देश स्तर पर बात करें या फिर वैश्विक स्तर पर बात करें, तो मानव समाज का जो बेटा लेखा जोखा होता है ना, वो इतिहास होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं इतिहास क्या होता है, एक लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब क्या है ना, मानव समाज का क्या लेखा जोखा, कैसे रहता था, क्या करता था, क्या खाता पीता था और किस तरीके की जीवन शैली थी, ठीक है, सभी प्रकार के बिंदु, व्यापार क्या था, ठीक है, माध्यम क्या थे, सब कुछ इसी इतिहास में आता है। तो लेखा जोखा तो मतलब मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि लेखा जोखा है। अब वो बात अलग है, उसे हम पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए वो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय का जो इतिहास था, उनकी जो अपनी भाषा शैली थी भाई, उसी में उन्होंने लेख लिखा है, उसी के हिसाब से उन्होंने साक्ष्य भी छोड़ा है। हम पढ़ नहीं पाए वो अलग बात है, आगे कभी न कभी उसे हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात है बेटा कि मानव समाज में रहता है और बहुत सारे क्रियाकलाप करता है। राजनीतिक क्रियाकलाप भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी क्रियाकलाप होते हैं। ये सब आपके जो है ऐतिहासिक ही होते हैं, इतिहास के अंतर्गत आने वाले होते हैं, और इन्हीं को जो लेखा जोखा बोलते हैं भाई, इन्हीं को तो लेखा जोखा बोलते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें प्राचीन भारत की संस्कृति की, सभ्यता की और जो शासन काल है आपके प्राचीन भारत का, उसकी बात करें तो उसका अगर हम अध्ययन करें तो उससे पहले हमें बहुत सारी चीजें जानना होगा, मतलब साक्ष्य के बारे में समझना होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि बोर्ड में आपको पुरातात्विक साक्ष्य भी में, अच्छा, स्रोत को क्या क्या समझना है समझ लो। स्रोत को आप जो है साहित्य भी समझ लीजिएगा, मैं साहित्य बोलूं तो भी मतलब स्रोत ही है, अगर मैं साधन बोलूंगा ना तो भी इसका मतलब आप सेम ही लीजिएगा, मतलब साहित्य साधन स्रोत सब का मतलब एक ही है, ठीक है। कहीं पे भी कुछ लिखा हो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सबका मतलब एक ही समझना है। ये बातें भाई आपको समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें पुरातात्विक साधन की, तो अब क्या होता है ना बच्चा, जो हमारा इतिहास होता है तो वहां पर हम चल तो वैसे भी रहे हैं प्राचीन इतिहास पर, तो बेटा प्राचीन इतिहास को ना अध्ययन की सुविधा के लिए, अर्थात उसके लिए स्रोत क्या रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि ये प्राचीन इतिहास से संबंधित हैं, उन्हें जानने की अब हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो हमारा प्राचीन इतिहास है ना, इसे हम दो साधनों में बांट करके देख रहे हैं। मतलब ऐतिहासिक स्रोत की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो आपका ऐतिहासिक स्रोत है ना, इसे हम दो भागों में बांट करके देख रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से हमें जानकारी मिली है इतिहास के बारे में। सीधी सीधी बात ये है। तो बेटा पुरातात्विक साक्ष्य पहला साधन है, स्रोत है, साहित्य है, कुछ भी कह सकते हैं। साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक साधन है, या फिर आप जो है इसको भी स्रोत, साहित्य और साधन कुछ भी बुला सकते हैं। तो दो भागों में बांटा गया आपके प्राचीन इतिहास के स्रोत को। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि पुरातात्विक स्रोत, नाम है पुरातात्विक स्रोत, मतलब पुरातत्व के द्वारा ऐसे बहुत सारे तत्व जैसे कि जमीन में दबे हुए थे, बहुत पुराने थे, हमें उनकी खुदाई करने से मिले या विभिन्न माध्यमों से हमें मिले। जैसे कि अभिलेख मिल गया कोई, उसमें कुछ लिखा हुआ है, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। स्मारक और भवनों का निर्माण किस तरीके से होता था, चित्रकला वगैरह कैसी हुआ करती थी, मूर्तियां किस तरीके की मिली हैं, सिक्के के चलते थे कि नहीं चलते थे, मोहरे ओहरे वो लोग यूज करते थे कि नहीं करते थे। मोहर वगैरह से याद आया होगा, कोई मोहनजोदाड़ो करके मूवी आई थी, उसमें वो सिक्का लेके ना वो ढूंढते हुए जाता है, तो वो इसी तरीके से मोहरे वगैरह थी कि नहीं, मृतभांड मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह कुछ मिले। तो यही सारे साक्ष्य आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं और इनसे भैया बहुत कुछ जानने को मिलता है। और ये बात तो आप जानते हो, क्योंकि ये किस समय का है, इससे बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि उस समय का इतिहास कैसा था, लोग कैसे थे, क्या करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे।
जीवन शैली क्या थी, सब कुछ पता चल जाता है। अब दूसरी बात, एक प्रश्न और बनेगा कि प्राचीन वस्तुओं का जो अध्ययन है ना, वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो बेटा बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन अगर बात करें सफलता की ना, तो उसको जो है, जो सफलता मिलती है जिस व्यक्ति को, वो आपके सर विलियम जोन्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। अब प्राचीन वस्तुओं में आपकी ये सारी के सारी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी आएंगी। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा जब बोर्ड पे चलूंगा, अभी तो मैं केवल ऐसे डिटेल कर रहा हूं। ठीक है, 1774 में इनको सफलता मिली थी, ये बात समझ लो। मतलब सबसे पहले इन्होंने पढ़ने की शुरुआत की और इनके द्वारा 1774 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की जाती। मतलब विलियम जोन्स ने शुरुआत करी थी पढ़ने की। मोटी मोटी बात आपको यहां पर समझना है। अब बोर्ड पर आ जाते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर एक एक का डिटेल करते हैं। तो बेटा प्राचीन भारत के जो स्रोत थे, इन्हें हमने दो भागों में बांटा। पहला आपका पुरातात्विक, दूसरा है साहित्यिक। पुरातात्विक के अंतर्गत आपको अभिलेख भी होंगे। पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं आपके स्मारक और भवन का निर्माण कैसा था, सिक्के चलते थे कि नहीं, चित्रकला थी कि नहीं, मूर्तियां नहीं बनाते थे, मृदबान मिट्टी के बर्तन प्रयोग करते थे कि नहीं करते थे, मोहरे वगैरह, ये सारी चीजें आपको पुरातात्विक स्रोत में मिलेंगे। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत बेटा आपको धार्मिक साहित्य मिलेगा, धर्म से रिलेटेड साहित्य मिलेगा। मतलब इसमें आपको ब्राह्मण साहित्य भी मिलेगा और ब्राह्मणेतर साहित्य भी मिल जाएगा। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर, ब्राह्मणों के बाद वाला साहित्य भी मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको श्रुति अनुश्रुति भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा है आपका लौकिक साहित्य। इसके अंतर्गत जो विदेशी आए उन्होंने क्या विवरण छोड़ रखा है, जो इतिहास के बारे में भाई हमें बताते हैं। जीवनी वगैरह किसकी है, वो क्या बता रही इतिहास के बारे में, तो बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो पुरातात्विक स्रोत पर रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर भाग 1 भी पड़ा हुआ है। इसे अभी हम स्किप करेंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे मैं यहाँ से जो है क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। दूसरा पार्ट आपका यहाँ पर लिखा रहेगा जिससे कि आप समझ पाओ। तो इतिहास का लेखा जोखा है भाई, ये भी आप समझ गए। अब हम सीधे सीधे एक एक टॉपिक को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले बात करेंगे भैया अभिलेख क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अभिलेख मतलब होता है किसी विशेष महत्व पर हो या किसी विशेष प्रयोजन पर कोई लेख लिख दिया गया हो, तो वो आपका अभिलेख होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि कहाँ लिख दिया गया भैया, तो अभिलेख बेटा आपके पत्थर में भी लिखे जा सकते हैं, धातु की जो चादरें हुआ करती थी उनमें भी लिखे जा सकते हैं, स्तूप वगैरह जो बने होते थे ना उनमें भी, मंदिर की दीवारें थी उनमें भी, ईंटें हैं, मूर्तियां हैं, मोहरे हैं, कहीं पे भी आप लिख सकते हो। मतलब लिखा पढ़ी कर दो, पत्थर में कर दो, धातु में कर दो। मतलब धातु में क्या लिख दोगे, धातु की चादरों में कर दो, स्तूप हो, मंदिर की दीवारें हो, ईंटें, मूर्तियां, मोहरे, कुछ भी हो आप लिख दो। मतलब जाओ खुरेच खुरेच के लिख दो। अरे जाते नहीं हो क्या, कहीं गए आप घूमने के लिए, अपना नाम लिख के खरोच के चले आते हो, अभिलेख बना के चले आते हो कि फलाने लिख के गया। ठीक है, बस नाम नहीं डालते हो, बस ये होता है लिख गया कोई व्यक्ति। तो इस तरीके से जो है वो क्या होता है बेटा, वो आपका अभिलेख होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया अभिलेख होता क्या है। आरंभ में जो हमारे अभिलेख थे ना, वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, तो प्रारंभ में जो अभिलेख थे बेटा, वो आपके प्राकृत भाषा में जो है लिखे जाते थे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब दूसरी शताब्दी का दौर आता है तो बच्चों इन अभिलेखों को ना संस्कृत में भी जो है लिखने लगते हैं। मतलब यहां से अब संस्कृत की आपकी शुरुआत हो चुकी है, संस्कृत में भी अभिलेखों को जो है लिखने वाला काम शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें शक शासक, और शक शासक का नाम क्या था, रुद्रदामन था। और इनका एक जूनागढ़ वाला अभिलेख बड़ा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, जो कि संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख होता है। ठीक है, तो ये यहां पर आप समझ लीजिए। तो संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख किसका होता है, रुद्रदामन का होता है, और उसका नाम क्या है बच्चों, जूनागढ़ अभिलेख होता है। ठीक है, ये बातें यहां पर क्लियर हो गई। अब आगे अगर हम बढ़े तो देखेंगे कि भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो किसके माने जाते हैं। तो बेटा सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं। ठीक है, भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है ना, वो अशोक के माने जाते हैं। और अशोक का जो सर्वाधिक अभिलेख है ना, किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में। मतलब अशोक के जो अभिलेख है ना, वो बेटा ब्राह्मी लिपि में सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। ठीक है, ये बातें आपको समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। अगर फिर भी तनिक सा संदेह है तो कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों में अगर
किसी व्यक्ति ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की, मतलब अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किस आदमी के द्वारा पढ़ा गया, तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ते हैं। इनके अभिलेखों को सर्वप्रथम कौन व्यक्ति पढ़ पाता है, तो बेटा जेम्स प्रिंसेप पढ़ पाते हैं। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप। और ये कब पढ़ पाते हैं, तो बेटा इनकी जो पढ़ाई लिखाई वाला 1837 में काम होता है। 1837 में पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स। अब देखो प्रश्नों की धड़ाधड़ बनने की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत तो काफी पहले हो चुकी थी, आपने शायद ध्यान भी दिया होगा। अगर हम बात करें गुप्त काल की या फिर उससे बाद वाले मतलब गुप्तोत्तर काल की, तो वहां पर जो अधिकांश अभिलेख मिलेंगे ना वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। अगर प्रश्न बन जाता है कि गुप्त काल की बात करो या फिर गुप्तोत्तर काल की बात करो, तो उस समय जो अभिलेख थे उनकी भाषा क्या थी, तो उनकी भाषा बेटा संस्कृत हुआ करती थी। कहीं ना कहीं मतलब ठीक ठाक संस्कृत का विस्तार देखने को मिलता है। एक मन में लास्ट में प्रश्न जरूर होगा अभिलेख से कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बेटा अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अगर आप इसका अध्ययन करना चाहें तो आपको पुरालेख शास्त्र में जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनका अध्ययन क्या कहलाता है बेटा, पुरालेख शास्त्र कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। तो अभिलेखों पर हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं स्मारक और भवन की, जो कि आपका दूसरे नंबर पर यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर हालांकि नहीं पड़े हुए हैं, लेकिन दूसरा नंबर लिखा तो वहीं पे है ना, स्मारक और भवन। अरे यार, घर किस तरीके के बने हुए थे, कैसे लोग रहते थे, झुग्गी बनाए थे या झोपड़ी थी, महल थे या बड़ा महल था, क्या था, सब कुछ समझेंगे। तो कहने का मतलब है कि कला शैली कैसी थी, मतलब घरों को बनाने की, और मोस्टली फोकस करता है वो मंदिर वगैरह निर्माण की बात करता है। ठीक है, तो बेटा प्राचीन काल में जो महल बने होते थे और जो मंदिर बने होते थे, तो उनसे क्या होता है ना, वास्तुकला के जो है विकास की जानकारी मिलती है। मतलब आपके जो स्मारक और भवन है ना, वो ये बताने का काम करते हैं कि उस समय के जो लोग थे ना, वो किस तरीके के अपने धार्मिक स्थलों को बनाते थे, रहने का स्थान जो था उनको वो किस तरीके का बनाते थे, वो सारी बातें जो है स्मारक और भवन के अंतर्गत आती हैं। ये बात भी समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि मंदिरों के जो निर्माण की कला शैली है वो बहुत पूछी जाती है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पर जो है ऐड कर दिया जाए। तो बेटा जो मंदिरों के निर्माण की जो कला शैली होती है ना, अगर उत्तर भारत में चले जाओगे तो वो आपको नागर शैली मिलेगी। ठीक है, तो इसी भवन में आपके मंदिर भी आएंगे और आपके जो है भवन आएंगे, घर वर बनाने वाले लोग आएंगे। ठीक है, बड़े बड़े जो है राजाओं महाराजाओं के भी बड़े बड़े आएंगे, सबके सभी से में आएंगे। तो मंदिर में अगर हम बात करें बेटा उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत की जो मंदिर निर्माण की कला शैली है ना, उसे नागर बोला जाता है, नागर शैली के नाम से जाना जाता है अगर उत्तर भारत में किसी मंदिर के निर्माण की कला शैली की बात होगी तो। अब प्रश्न होगा कि उत्तर दक्षिण भी है, तो दक्षिण भारत की जो मंदिर कला निर्माण शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। मतलब उत्तर भारत की ये हो गई, अगर दक्षिण भारत की जो है कला शैली की बात करें मंदिर निर्माण की, तो वो बेटा आपको द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी। डा से डलिया और बिंदी, ठीक है, मिटा देता हूँ, ओके, द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी। लेकिन आगे क्या होता है, दक्षिणापथ की बात करें तो कुल मिलाकर ये समझना है कि जब दोनों शैलियां मिल जाती हैं, ठीक है, जब दो दोस्त मिल जाएंगे धमाका मचा देंगे, तो यहां पर क्या होता है, नागर और द्रविड़ जब मिल जाते हैं तो बेटा बेसर शैली का निर्माण हो जाता है। किस शैली का निर्माण होता है, बेसर शैली का निर्माण देखने को मिलता है। तो मतलब कहने का है सीधी सी बात, उत्तर भारत मंदिर निर्माण की कला शैली नागर, दक्षिण वाली हो गई द्रविड़, दक्षिणापथ वाली हो गई बेसर, और बेसर नागर और द्रविड़ का है मिक्सअप। इतनी सी बातें आपको यहां पर समझना है और शायद आप समझ चुके होंगे। बेटा अब स्मारक पर भी बात आएगी और मन में आपके शायद प्रश्न भी उठे कि सर स्मारक तो देसी वाले भी थे और बहुत सारे विदेशी भी हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर मैं जो है स्पष्ट कर देता हूँ। तो ये थोड़ा अशोक जी का जो मामला है ना अभिलेखों वाला, वो मैं साफ कर देता हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको भी डिटेल कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये शैली वैली तो आपको भाई समझ में आ गई। अब भवन और स्मारक का मामला है, जरा उसे भी निपटा लेते हैं। तो बेटा भवन और यहाँ पर अगर बात करोगे ना भवन और स्मारक की, तो दो तरीके के देखने को मिलेंगे। मतलब स्मारक जो आपके हैं उन्हें अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से आप दो भागों में देख सकते हो। एक तो भैया आपके देसी वाले, ठीक है, देसी स्मारक हो गए, भवन में हो गए, देसी ठर्रा तो आप जानते हो, दूसरा आपका क्या हो गया, विदेशी हो गया। ठीक है, चलिए, विदेशी स्मारक हो गए। अब देसी वाले में कौन कौन आएंगे, तो बेटा देसी वाले में ना आपको हड़प्पा का नाम सुने होंगे, मोहनजोदड़ो का नाम जानते होंगे,
है ना, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तक्षशिला का नाम जानते होंगे, रोपण का नाम सुने होंगे, नालंदा है, कुषाण काल में जो गांधार स्थापत्य कला वगैरह थी, चैत्य और बिहार का नाम सुना है कि नहीं सुना है? चैत्यों का निर्माण किसने करवाया, बिहारों का निर्माण किसने करवाया, गुप्त काल के मंदिर वगैरह हैं, वो सब बेटा देसी वाले में आएंगे। तो अब कहो तो लिखूं, कहो तो समझ गए, समझ गए ना। मतलब आपके चाहे हड़प्पा की बात हो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात हो, थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूं, ठीक है। मोहन मतलब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो हड़प्पा ही होता है, ठीक है। तक्षशिला वगैरह भी आप ले सकते हो, ठीक है, तक्षशिला हो गया, चैत्य बिहार वगैरह हो गई, ठीक है, चैत्र हो गया, बिहार हो गया, स्थापत्य कला हो गई, स्थापत्य कला, है ना, ये सब के सब। स्थापत्य कला कहाँ की भैया? गांधार स्थापत्य कला, कुषाण काल वाली, ठीक है। और गुप्त काल वाले मंदिर निर्माण की कला से भी ये सब आपके देसी के अंतर्गत आते हैं। तो भैया ये बातें हो गई फुल एंड फाइनल। अब बात है विदेशी। तो विदेशी में आपने सुना होगा, एक बहुत प्रश्न पूछा जाता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? बेटा कंबोडिया में है। मंदिर का नाम क्या है? अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? तो मेरे लल्ला ये आपको जो है कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको कंबोडिया में। बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बोरोबदूर भी कुछ ऐसे करके मंदिर मिलता है, तो वो आप मुझे बताएंगे। तो ये बातें मोटी मोटी आपको समझ में आ गई। स्मारक और भवन के अंतर्गत क्या आता है, जो कि आपके पुरातात्विक स्रोत में ही आता है। अगर हम बात करें सिक्के की, क्या सिक्के विक्के मिले हैं? हाँ, सिक्के मिले हैं। तो सबसे पहले तो यही समझ लो, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्का तो जानते हो, 1 2 का सिक्का है। जब छोटे छोटे चमन्नी अठन्नी चलते थे, उससे पहले 5 पैसा है ना, 1 पैसा 2 पैसा सब चलते थे, लेकिन वर्तमान में यूज में नहीं है। मतलब 1 रुपया के ऊपर सब कहानी चलती है। तो आप देख रहे हो सिक्के विक्के क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बेटा इसका जो अध्ययन होता है ना, वो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। मुद्रा में ही तो आते हैं, ठीक है। तो इनका अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ये आपके सिक्कों का अध्ययन होता है। जैसे अभिलेखों का अध्ययन क्या था, अभी मैंने बताया, कमेंट करके आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए, तो आगे बात करें सिक्के किसके किसके बनाए जाते थे। बेटा जो सिक्के हुआ करते थे ना, सोने के भी होते थे, चांदी के भी होते थे, तांबे के भी होते थे, सीसा के भी होते थे, टिन के भी होते थे, कांस्य सिक्के होते थे, ठीक है। मतलब कांसा, तांबा, सोना, चांदी सबके सिक्के बनाए जाते थे। अब एक चीज का प्रश्न बनेगा, मतलब सिक्के किसके किसके होते थे? सोना, चांदी, तांबा, कांसा सबके बने होते थे, ठीक है। अब पकाई गई जो मिट्टी के बने हुए सिक्के हैं, अगर इसके सांचा वाचा आप बात करें, सांचा का मतलब होता है जिस पे रख के सिक्का ढाल देते हो, समझ रहे हो ना। अरे ईंटे का सांचा जानते हो ना, इतना सा होता है, उसी में मिट्टी लिया, भर दिया और दबा दिया और नीचे ठोक दिया, तो कि जो भी नाम है ना, जो भी भट्ठा वगैरह लगा है उसका नाम छप के आ जाएगा, फलाना ABBPDP करके नाम, जो भी कि फलाने का ईंटा है, ठीक है। तो इस तरीके से सांचा जो पूछ रहा है, तो पकाई गई जो मिट्टी के बने हुए सिक्कों के सांचे थे ना, कुषाण काल से सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं। मतलब आपको अगर सिक्के के सांचे मिलेंगे ना, वो भी कहे कि पकाई गई मिट्टी के सांचे जो होंगे, वो सबसे ज्यादा आपको बेटा कुषाण काल से देखने को मिलेंगे। कहां से मिलेंगे बच्चा? कुषाण काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब एक प्रश्न और बनेगा यहां से कि जो प्राचीनतम सिक्के थे, जो कि प्राचीन काल से संबंध रखते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें आहत सिक्का बोला जाता है, ठीक है। तो प्राचीनतम सिक्कों को बेटा आहत सिक्का के नाम से जाना जाता है। और इन्हें साहित्य में अगर बात करोगे तो इन्हीं आहत सिक्कों को पंचमार्क सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। तो प्राचीन सिक्के भी थे, ठीक है। तो प्राचीन सिक्के थे, तो इन्हें क्या बोला गया? आहत सिक्के बोला गया, ठीक है, आहत सिक्के। और इन आहत सिक्कों को अगर आप साहित्य में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे बेटा? पंचमार्क सिक्के बोलोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बातें क्लियर हो गई। अब सिक्के तो जारी होते थे, सोने के होते थे, और सोने वाले बहुत पूछे जाते हैं, और सोना बड़ा महंगा है। अच्छा ये बताओ, सोना पुल्लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है? मैंने पढ़ाया है, ठीक है, जल्दी से बताओ चलो। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जो हिंद यूनानियों थे ना, उनके द्वारा, मतलब हिंद यूनानी जो लोग थे, उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? हिंद यूनानियों के द्वारा जो है ऐसा काम किया गया सबसे पहले। दूसरा प्रश्न तुरंत यहीं से लगा देगा, सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करवाई? मतलब सबसे पहले था
अब क्या कह रहा है, सबसे अधिक, और कैसी होनी चाहिए, एकदम शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रहे, शुद्ध हो, ज्यादा से ज्यादा, मतलब सोने की बात है, ज्यादा से ज्यादा सोना मिला हो और तमाम मिक्सअप ना हो। तो ये जो बेटा स्वर्ण मुद्राएं थी ना, ये सबसे ज्यादा किसने जारी करवाई, तो कुषाणों के द्वारा जारी करवाई गई। किसने किया, कुषाणों ने किया। ठीक है, समझ से जाइएगा, कुषाणों के द्वारा सबसे ज्यादा जारी करवाई गई। मतलब कहने का है सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं हिंदी यूनानियों ने, सबसे अधिक, अधिक लेकिन शुद्ध, कैसी, शुद्ध, वो स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करवाई, कुषाणों ने। तीसरा प्रश्न यहां और घुसा देगा कि सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करवाई, मतलब सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं। अब इसमें शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है, मतलब सबसे पहले पूछेगा तो हिंदी यूनानी। थोड़ा समय दे रहा हूं भैया, समझ जाओ, कंफ्यूज कर जाते हो, उल्टा सीधा ऑप्शन टिक मार के आते हो। सबसे अधिक शुद्ध वाली स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने करवा दी, सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा, शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है लेकिन सोने के, ठीक है, वो बेटा गुप्त काल में जारी होती है, गुप्त काल में जारी करवाई जाती है। तो ये 3 प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है और बार बार मिलते भी हैं और कंफ्यूज भी करते हैं, है ना। तो इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, डैश डैश डैश। ठीक है, तो समझ लेना बस वही है कि इतने प्रश्न दागेगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी मामला कहां जाएगा भाई। चलो आगे देखते हैं। चलो चलो, साहित्य गायब हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो मुद्राओं में से मुद्रा का मामला चला गया। ठीक, तो सिक्के वाला मामला भैया फुल एंड फाइनल हो गया। अब चित्रकला की बारी आती है। चित्रकला, अरे चित्र के माध्यम से कलाकारी दिखाई गई क्या कहीं? हाँ भैया, वो भी मिले। बेटा अजंता का नाम सुने हो ना, अजंता की चित्रकला का उदाहरण आप इसमें शामिल करके देख सकते हो। अजंता की चित्रकला, तो बेटा अजंता की चित्रकला का उदाहरण यहां पर आप लेख करके इसे समझ सकते हो। अजंता की चित्रकला, इसमें आपको मम्मी और बच्चा, मतलब माता और शिशु का चित्र मिलेगा, बड़ा लोगों को भावुक करता है। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र भी यहाँ पर है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अजंता की चित्रकला को उदाहरण में ले सकते हो, तो चित्रकला आपके दिमाग में बैठ जाएगी। मतलब चित्रों के माध्यम से कलाकारी करके बहुत सारी बातों को, बहुत सारे भावों को आपके सामने रखने का प्रयास किया जाता है। मूर्तियों की बात करते हैं। अरे भैया, मूर्ति उड़ती थी कि नहीं, इसे समझो। तो प्राचीन काल में बेटा जो मूर्तियां है ना, बड़ी संख्या में जो निर्माण काम है ना, किसने करवाया था, कुषाणों ने करवाया था। मतलब मूर्तियों की अगर बात करें तो सबसे अधिक निर्माण किसने करवाया था, तो बेटा कुषाणों ने करवाया था। मतलब प्राचीन काल में मूर्तियों का बड़ी संख्या में निर्माण करवाया था। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या में निर्माण किसने करवाया था, तो बेटा ये काम करा था कुषाणों ने किया था। ठीक है, किसने किया था, कुषाणों के द्वारा ये काम करवाया गया था। ये बात आपको क्लियर हो गई, फुल एंड फाइनल वाली बात। कुषाण काल की जो मूर्ति कला है ना, उसमें प्रभाव कौन सा मिलेगा, तो यूनानी प्रभाव मिलेगा। मतलब कुषाण काल में जो बेटा आपकी बहुत सारी संख्या में जो मूर्तियां बनाई गई थी ना, यहाँ पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा ना, वो बेटा कौन सा प्रभाव मिलेगा, तो वो आपको यूनानी प्रभाव मिलेगा। ठीक है, पूछा जाता है यूनानी प्रभाव, राइटिंग बुरी नहीं है लेकिन समय बर्बाद ना हो इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो कुषाण काल में जो बेटा मूर्ति कला है ना, जो भी मूर्तियां वगैरह बनाई गई, उनमें जो ज्यादा प्रभाव है ना, वो यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। मुझे ध्यान से सुनते जाइएगा, देखते तो जाना ही है। अगर हम बात करें भरहुत का स्तूप, जानते हो ना, बोध गया का नाम जानते हो, अरे सांची का स्तूप, अमरावती, ये मूर्ति कला के बढ़िया उदाहरण है, इन्हें आप समझ सकते हो। मतलब चाहे भरहुत की बात करो, भरहुत में जो मूर्तियां बनाई गई वो, सांची का स्तूप तो जानते ही हो, बोध गया हो गया, अमरावती वगैरह। तो यहाँ के जो मूर्तियां मिलेंगे आपको, उनमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलेगा। उदाहरण में आप जो है शामिल करके देख सकते हो। अब बात भैया आती है अगला नंबर 13, मतलब मृदभांड की बात आएगी। मृदभांड का मतलब क्या होता है, नाम है मृद माने मिट्टी और भांड माने होता है बर्तन। मतलब मिट्टी के बर्तन हो, धमाकेदार। अब किसी को भैया, किसी ने पॉलिश कर ली, जो ज्यादा पैसा वाला था उसने पॉलिश करवा डाली, बढ़िया रंग बिरंगा लाल पीला पोत दिया, है ना। और किसी का नहीं था बेचारा, तो वो सीधे सीधे अपना एक मटकी ले लेता था। ठीक है, मटकी, मटकी तो सुने हो ना,
हाँ सुने होगे भाई, वो देखा हो नहीं हमने, कोई एक मूवी थी दिल जले, है ना, तो उसमें मटकी अमरीश पुरी जी द्वारा बजाया जाता है, ठीक समझ रहे हो ना। तो अब मृदभांड की बात करते हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन होने चाहिए, मटकी से ही मत लेना, उसे पानी के लिए बहुत अच्छा साधन है, ठीक है, बढ़िया ठंडा कर देता है। तो किस क्रिया के द्वारा ठंडा करता है, ठीक है, कौन सा भौतिकी का नियम लगता है, जरा बताएं कमेंट करके। ओके चलिए मृदभांड की बात करते हैं। मृदभांड का मतलब बेटा होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मृदभांड का मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन। अब देखो इससे बहुत सारी संस्कृतियों की पहचान की जा सकती है। वो कैसे की जा सकती है बेटा, नवपाषाण काल जो था ना, वहां पांडुरंग के उत्तम मृदभांड मिलते थे। बहुत पूछा जाता है, अगर नवपाषाण काल में चले जाओगे ना, नवपाषाण काल में, तो यहाँ पर आपको पांडुरंग के मृदभांड मिलेंगे, उत्तम क्वालिटी का, ठीक ठाक मटकी बनी मिलेगी, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अगर और थोड़ा आगे चले जाओ आप, मतलब हड़प्पा काल में चले जाओ। कब चले जाओ, हड़प्पा में चले जाओ। तो अगर हड़प्पा में चले जाओगे तो भैया वो ठीक ठीक लाल लाल टाइप की बनवाते थे, ठीक है, लाल लाल रंग की जो है, लाल रंग के मृदभांड मिलते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन ज्यादा होते थे, लाल लाल गेरू वेरू पुतवा लेते थे, ठीक है। ये बात भैया आपको समझ में आ गई। अब उत्तर वैदिक काल में अगर चले जाओ, वैदिक काल के आगे भी आप जब उत्तर वैदिक काल में चले जाओगे ना, यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा भैया तो सुंदरता तो बढ़ती जाएगी। अब आज अगर ध्यान से देखो आप, रास्ते में जो सुराही लगी होती है तो कितना रंग बिरंगी बढ़िया, कितनी अच्छी डिजाइन में तैयार होती है, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, समझ रहे हो ना। तो वही कहना चाहता है कि नवपाषाण काल में जो भी मृदभांड होते थे वो पांडुरंग के होते थे, हड़प्पा काल में लाल रंग तक पहुंच गए, उत्तर वैदिक काल में और थोड़ा सुधार किया, चित्रित धूसर मृदभांड तक पहुंच गए, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, यहां तक ये लोग पहुंच गए। भैया ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगला और लास्ट है मोहरे। तो मोहरे मैंने पहले भी बताया था, मूवी है ना, ध्यान आई होगी। चलो तो अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो की, दिमाग में मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ सैंड, शायद सुने होंगे, ठीक है, नहीं सुने होंगे तो आपका जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाऊंगा ना तो सबके दर्शन करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें बेटा हड़प्पा काल के मोहनजोदड़ो की, तो यहां से जो है ना, हड़प्पा काल का एक मोहनजोदड़ो क्या है, एक स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है, यहां से जो है ना 500 प्लस, 500 प्लस मतलब 500 से ज्यादा मोहरे प्राप्त हुई हैं। तभी तो एक मोहल्ले के ढूंढते ढूंढते गया था वहां तक, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जिनका जिस भी धर्म पर विश्वास था यहाँ के लोगों का, तो वो इन मोहरों के माध्यम से जो है देखने को मिलता था। एक श्रृंगी बैल आपको सिंधु घाटी से बता के मोहरों में ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, तो जैसा जैसा विश्वास था तो उसमें जो है क्या होता है, अलग अलग मिलता है। ये तो एक एग्जाम्पल लिया हमने कि मोहनजोदड़ो में, और दिमाग में इमेज भी आ जाए इसलिए और इसे शामिल किया गया जिससे समझ पाओ। तो भैया इस तरीके से जो है ना पुरातात्विक स्रोत जो कि आपके प्राचीन इतिहास के मैंने आप तक पहुंचा दिए हैं। अब आपकी बारी है, मतलब अगला नंबर, ठीक है। लाइक करिएगा, बंदे की मेहनत पसंद आई हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, और इस तरीके के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।